श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। बहुसूयम पज्जुवासिज्जा। आगम का एक सूक्त है कि बहुश्रुत की उपासना करो। यह नहीं कहा धन वाले की उपासना करो। किसी धनी आदमी की उपासना करता है तो पहला तो यह है कि आदमी छोटा बन कर करता है, हीन भावना से भी ग्रस्त होता है और धन के साथ चलने वाले आदेश निर्देशों का पालन करना भी बड़ा असह्य होता है। कब क्या आदेश दे पता नहीं चलता। कहा कि बहुश्रुत की उपासना करो। जो व्यक्ति श्रुत संपन्न है, ज्ञान संपन्न है, साथ में एक विशेषण वो जोड़ा बहुश्रुत। एक दिशा का ज्ञान नहीं, सब दिशाओं का ज्ञान। एक दिशा का ज्ञान है वह एकांगी हो जाता है और एकांगीपन आग्रह पैदा करता है। ज्ञान के क्षेत्र में आग्रह भी बहुत पनप रहा है, बहुत पनपा है। उसका कारण एकांगी ज्ञान, एक विषय का ज्ञान। आज विद्यार्थी वर्ग को जो पढ़ाया जा रहा है वह सर्वांगीण ज्ञान नहीं, एकांगी ज्ञान पढ़ाया जा रहा है। मैंने अभी देखा, परीक्षार्थियों की कुछ पुस्तकों को देखा। साइंस की बहुत बड़ी पुस्तक है, गणित की भी पुस्तक बड़ी सारी है, इतिहास की है, हिंदी साहित्य की भी है, अनेक विषयों की बड़ी बड़ी पुस्तकें हैं, किंतु एक भी पुस्तक देखने को नहीं मिली जिससे आदमी का चरित्र अच्छा हो या नैतिकता का विकास हो। एक भी पुस्तक नहीं मिली। इसका अर्थ है कि हमने नैतिकता को और आचार को तो बिल्कुल नकार दिया है, इतना इग्नोर किया है कि उसके जाने हमें कोई आवश्यकता ही नहीं है। और सब विषयों की आवश्यकता है किंतु नैतिकता की आवश्यकता नहीं है। वही पुरानी बात है कि किसी राजा के राज्य में कोई साधु सन्यासी ऋषि गया और उसने बताया कि मेरे पास कितना वैभव है, कितनी संपत्ति है, कितनी शालाएँ हैं, आयुधशाला आदि आदि सारी शालाएँ बता दी। फिर उस तपस्वी ने पूछा कि आचरणशाला कौन सी है, कि वह तो नहीं है। तब तपस्वी ने कहा ये सारी शालाएँ तो वे ले डूबेगी। जहाँ आचरण का कोई मूल्य नहीं, चरित्र का कोई मूल्य नहीं है, नैतिकता का कोई मूल्य नहीं है और बहुत सारा ज्ञान है, उसका परिणाम आग्रह, विग्रह और संग्रह। या तो आग्रह होता है, एक बात पकड़ ली उसको छोड़ना नहीं चाहता। जहाँ आग्रह वहाँ विग्रह होगा, विग्रह होता है। या ज्ञान ऐसा है कि खूब संग्रह करो, शोषण करो, संग्रह करो बस, तो वहाँ आग्रह, विग्रह, संग्रह पनपता है। वहाँ समन्वय नहीं होता, सामंजस्य नहीं होता और समानता की बात बहुत नीचे चली जाती है। आज समानता की बहुत आवश्यकता है। बहुत सारे लेखक हैं, लिखते जा रहे हैं कि समाज में विषमता बहुत है। गरीबी, भूखमरी और अमीरी तीनों के बारे में लेखक तो लिखते जा रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद पढ़ने वाले कम हैं। पाठक तो बहुत है, जनता तो पढ़ती है, पर जिनको पढ़ना चाहिए वे नहीं पढ़ते। जो बदल सकते हैं, जिनके हाथ में परिवर्तन की सत्ता है, शक्ति है, और जो परिवर्तन कर सकते हैं वे शायद नहीं पढ़ते। समस्या वहाँ की वहाँ
लेखक का काम, विद्वान का काम विचार देना, लिखना है, पर उस विचार की क्रियान्विति करना यह तो उसका काम है जिसके हाथ में शक्ति है, सत्ता है। शायद वे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो ये समानता की बात भी नहीं है। तो जहाँ समन्वय, सापेक्षता और समन्वय की बात नहीं है, वहाँ शिक्षा को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता और वह एकांगी शिक्षा समस्या पैदा कर रही है। हमारे सामने सूची आती है शिक्षित बेरोजगारों की, लाखों करोड़ों में है, एक एक प्रांत में लाखों, सबको मिलाएं, दुनिया को मिलाएं तब तो बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। केवल हिंदुस्तान में नहीं, विश्व भर में समस्या है पढ़े लिखे बेरोजगारों की, कि पढ़े लिखे तो है पर पास में कोई रोजगार नहीं है, रोटी कमाने का कोई साधन नहीं है, निकम्मे हैं। और वे पढ़े लिखे बेरोजगार जितनी बुराइयों में, अपराधों में जा सकते हैं, शायद अनपढ़ आदमी नहीं जा सकता। एक वैश्विक समस्या है, एक सार्वभौम प्रॉब्लम, यूनिवर्सल है सारी, सब जगह, केवल हिंदुस्तान के नहीं, बड़े बड़े राष्ट्रों की, शक्तिशाली राष्ट्रों की भी यही समस्या है। आवश्यक है कि आज शिक्षा पर संपूर्ण चिंतन किया जाए और वह वर्णमाला से लेकर और विकास तक, ऐसे लेकर और पूरी वर्णमाला पर विचार किया जाए कि जैसा चाहते हैं वैसे व्यक्तित्वों का निर्माण क्यों नहीं हो रहा है। पढ़े लिखे लोग हैं, फिर यह घरेलू हिंसा क्यों? अनपढ़ लोगों में भी घरेलू हिंसा है तो पढ़े लिखे लोगों में भी काफ़ी घरेलू हिंसा है। तो इतनी घरेलू हिंसा क्यों? ये क्या कारण है इसका? अभी सरकार घरेलू हिंसा पर विचार कर रही है और कानून बनाने की बात भी सोच रही है, पर कानून से नहीं, ये मूल बात तो यह है कि घरेलू हिंसा इतनी क्यों है, क्यों होती है, इस पर विचार करें कि घरेलू हिंसा क्यों। जहाँ की घरों का संबंध तो एक प्रेम पूर्ण होना चाहिए, सारा वातावरण प्रेम पूर्ण, जहाँ किसी आदमी को कहीं दूसरी जगह स्थान नहीं मिलता, आखिर उसके लिए आश्रय बनता है अपना घर, और वहाँ भी समस्या है, तो फिर कहाँ जाएगा वह? घरेलू हिंसा क्यों? इधर हरियाणा और पंजाब की यात्रा में हमने देखा कि लगभग समाचार पत्र का पहला पृष्ठ 5-4 घरेलू हिंसाओं से भरा हुआ है। पिता कैसे पुत्र को मार सकता है, पुत्र कैसे पिता को मार सकता है, पुत्र पुत्री मिलकर कैसे पिता को मार सकते हैं, आदि आदि बड़े प्रश्न हैं। और यह हिंसा की बात आ रही है। क्या कानून के बल पर घरेलू हिंसा को रोका जा सकेगा? रोका जा सकेगा या नहीं, इस बात को मैं छोड़ देता हूँ, पर इस ओर सरकार का ध्यान गया, यह भी महत्वपूर्ण है। और एक अनुभव तो हुआ, सच्चाई का साक्षात हुआ कि घरेलू हिंसा बढ़ रही है। कल हमारे सामने अनेक देशों के लोग, 5-10 देशों से आए हुए शिविरार्थी थे, रशिया, यूक्रेन, ब्रिटानिया, कजाकिस्तान आदि आदि, जापान आदि के चर्चा चली। तो उन्होंने कहा कि तलाक तो हमारे लिए बहुत साधारण बात है, कोई खास बात नहीं है, 3, 4, 5 बार बदल देते हैं तब अच्छा माना जाता है, अच्छा है, इतनी साधारण बात है। घरेलू हिंसा कम नहीं है, यहाँ भी है वहाँ भी है, लड़ाई झगड़ा भी घर का बहुत है।
इसका मूल कारण यही है कि शिक्षा में शांति, समन्वय, सापेक्षता, समानता आदि आदि तत्वों का प्रशिक्षण नहीं है, जो कि जीवन की मूलभूत समस्याएं हैं। मानता हूँ कि रोटी की समस्या मूलभूत समस्या है, गरीबी की समस्या, भूखमरी की समस्या मूलभूत समस्या है, किंतु जिनके सामने कोई रोटी का प्रश्न नहीं, न भूखमरी, पास में धन है, तो उनके सामने वे समस्याएं तो नहीं है, किंतु दूसरी समस्याएं इतनी बड़ी बन गई कि वे समस्याएं भी छोटी बन जाती है। आपसी मारकाट, हत्या, एक ऐसा चक्र चल गया। इससे लगता है कि आदमी शांति से रहना नहीं चाहता, शांति से जीना नहीं चाहता, हिंसा उसकी मूल प्रकृति में समाविष्ट हो गई है। अहिंसा की बहुत बात करते हैं, पर जब मानवीय प्रकृति को पढ़ें और उसका विश्लेषण करें तो पता चलता है कि हिंसा की जड़ें काफ़ी गहरी हो गई है। और उसका कारण, जहाँ गरीबी की बात हो तो वहाँ तो कह सकते हैं भूखमरी कारण हो सकता है, किंतु जहाँ धनवान है उनके बीच में हिंसा होती है तो वहाँ भूखमरी की बात नहीं, वहाँ बात है आवेश, चाहे क्रोध का आवेश, चाहे अहंकार का आवेश, चाहे लोभ का आवेश। लोभ का आवेश तो है, परिवारों में भी है, और लोभ के कारण पारिवारिक हिंसाएं भी बहुत हो रही है। शिक्षा के प्रसंग में शिक्षा पर चिंतन करें कि शिक्षा सर्वांगीण होनी चाहिए, एकांगी नहीं। केवल बौद्धिक विकास और केवल आजीविका को बढ़ाने वाली शिक्षा नहीं, वह सर्वांगीण शिक्षा हो जिसमें आजीविका का भी अवकाश और साथ साथ बौद्धिक विकास का भी अवकाश, और उसके साथ साथ नैतिक मूल्यों, चरित्र और आचार शुद्धि का भी अवकाश, तीनों का अवकाश हो, तो एक समग्र शिक्षा हो सकती है। जीवन विज्ञान में हमने जो परिकल्पना की समग्र शिक्षा दर्शन की, आज वह समग्र शिक्षा दर्शन काफ़ी व्यापक होता जा रहा है और बुद्धि में समावेश भी कर रहा है। अनेक लोग चाहते हैं कि समग्रता की शिक्षा हो, व्यक्ति आचारवान बने। आज सबसे बड़ी समस्या क्या है? नैतिकता की समस्या है, चरित्र की समस्या है। आदमी के पास चरित्र का बल नहीं है। क्षेत्र से विचार करें कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ चरित्र की अपेक्षा है, चरित्र नहीं है, तो ये कहना चाहिए कि चरित्र की अपेक्षा तो हर क्षेत्र में है। मैं तो मानता हूँ कि और नहीं, धार्मिक क्षेत्र में भी चरित्र की बहुत बड़ी अपेक्षा है, शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ी अपेक्षा है, किंतु वहाँ भी कुछ अंधकार जैसा लग रहा है। सब जगह अपेक्षा है, तो फिर हम सोचें कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो कारण यही लगता है कि जिन्हें शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए वे तो नहीं दे रहे, और जिन्हें शिक्षा पर ध्यान देने का अधिकार दिया गया है उनके सामने भी अपनी समस्याएं, इसलिए बात पूरी नहीं हो रही। आचार्य तुलसी एक बार जयपुर पधारे तो वहाँ के शिक्षा मंत्री आए और उन्होंने कहा, आचार्य जी हम राजस्थान में नैतिक शिक्षा का पाठ्यक्रम शुरू कर रहे हैं, नैतिक शिक्षा को अनिवार्य कर रहे हैं। तो फिर आचार्य जी ने पूछा, हमने भी पूछा क्या करोगे, कि एक पुस्तक बना रहे हैं। तो फिर आचार्यवर ने कहा कि इससे कोई आपकी योजना सफल नहीं होगी,
एक पुस्तक पढ़ाने मात्र से अगर नैतिक मूल्यों का विकास होता तो आज तक कभी हो जाता। तो उन्होंने कहा क्या होना चाहिए? तब उन्हें बताया गया कि विद्यार्थी को अभ्यास देना चाहिए। क्रोध मत करो, झूठ मत बोलो, इतना कहने मात्र से अगर परिवर्तन हो जाता तो शायद दुनिया का काया पलट हो जाता, पर ऐसा होता नहीं है। केवल पढ़ने से कहने से नहीं होता। जब तक विद्यार्थी जो बात पढ़ता है और वह बात उसके अंतर मन तक न पहुंच जाए, जब अनकॉन्शियस माइंड तक वह बात न चली जाए, तब तक परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन का ये स्थूल मन हमारा परिवर्तन का क्षेत्र नहीं है। परिवर्तन का क्षेत्र हमारे भीतर है, बहुत गहरे में है वहाँ तक बात पहुँचे, और वह बात चंचलता के साथ पहुँच नहीं सकती। पढ़ना भी एक चंचलता है। आचार्य ने ध्यान और ज्ञान की परिभाषा करते हुए लिखा कि जम चलम तयम चित्तम, जम थिरम तम ध्यानम। जो चल है वह चित्त है, थिर है वह ध्यान है। चित्त और ध्यान में कोई अंतर नहीं, दोनों चेतना है, पर इतना अंतर है कि जो चंचल चेतना है वह चित्त है, जो स्थिर चेतना है वह ध्यान है। ज्ञान और ज्ञान का स्थैर्य है ध्यान। तो जब तक वह ज्ञान की बात ध्यान तक न पहुंच जाए, ज्ञान और ध्यान दोनों में समन्वय न हो जाए, तब तक पूरी बात नहीं बनती। आज बड़ी अपेक्षा है कि हिंदुस्तान जैसे ज्ञान में आगे बढ़ रहा है, वैसे ध्यान में भी आगे बढ़े। अगर ज्ञान और ध्यान दोनों साथ बढ़े तो शायद परिवार की स्थिति दूसरी हो सकती है, संस्थाओं की स्थिति भी भिन्न हो सकती है, इतना लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकता, और बड़ी बड़ी संस्थाएं, राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थिति भी भिन्न हो सकती है। पर इसका कारण एक ही है कि जो समग्रता लाने वाली स्थिति थी कि ज्ञान और ध्यान दोनों का समन्वय, तो ज्ञान की दिशा अलग है, ध्यान की दिशा अलग है। पढ़ना सबको चाहिए, तो क्या ध्यान सबको नहीं करना चाहिए? इस पर आप चिंतन करें। आप अपने पुत्रों को पुत्रियों को पढ़ाई के लिए भेजते हैं और ये मानते हैं कि पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना सामाजिक प्रतिष्ठा भी नहीं होती, आर्थिक विकास भी नहीं होता, बौद्धिक विकास भी नहीं होता, पढ़ाना जरूरी है। तो क्या ध्यान कराना जरूरी नहीं है? साथ साथ एक बार एक विद्यालय के प्रिंसिपल और काफ़ी अध्यापक हमारे पास आए। हम लोग राजस्थान में पाली, जो वहाँ एक बड़ा व्यापारिक केंद्र है, चतुर्मास कर रहे थे। बातचीत हो रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि आपका विद्यालय बहुत प्रसिद्ध है और बड़े बड़े घरानों के विद्यार्थी आपके विद्यालय में आते हैं और बड़े बड़े आपके प्राध्यापक विद्वान व्यक्ति पढ़ा रहे हैं और विद्यार्थी को आप खूब पढ़ाते हैं और पढ़ाकर और फिर दुखी बनने के लिए घर भेज देते। एकदम चौंकी, तो कैसे आपने ये कहा? हम तो दुखी बनने के लिए नहीं। एक बार तो उनके मन बड़ा आश्चर्य हुआ, उनको लगा कि कैसी बात कही जा रही है। मैंने उसका विश्लेषण करते हुए कहा कि आप खूब अच्छी शिक्षा देते हैं, पर उन्हें अपने इमोशन पर कंट्रोल करना नहीं सिखाते। अब उनकी बुद्धि तो तेज हो गई, चाकू की धार तो तेज होगी, ऊपर खोल नहीं है तो वह काट देगा कहीं भी। बुद्धि तो तेज हो गई, काफ़ी क्षमताएं बढ़ गई, और ऊपर ये ध्यान की खोल नहीं है, मन की चंचलता को कम करने की बात नहीं, आवेशों पर नियंत्रण करने की बात नहीं, तो जाते ही घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, और होता है। और पता नहीं कितने लोग
परिवार के लोग हमारे पास आते ही रहते हैं कि हमने तो इस आशा से पढ़ाया और वह तो घर में इतना गुस्सा और इतना आवेश कर रहा है कि हमारे लिए सिर दर्द बन गया है। एक की नहीं, शायद सैकड़ों हजारों की समस्या हमारे सामने तो आती रहती है। तो इस पर हम सोचें, माता पिता भी, अभिभावक भी सोचें। 3 कौन होते हैं? अभिभावक, माता पिता, शिक्षक और विद्यार्थी। शिक्षकों पर भी प्रभाव उसका होता है आज की शिक्षा का। हमने तो ये सुना था, पढ़ा था कि विद्यार्थी अपने शिक्षक को गुरु मानता है और उनकी पूजा करता है, पर यह तो प्राचीन साहित्य में कहीं नहीं पढ़ा कि विद्यालय के प्रमुख, आज की भाषा में वाइस चांसलर के घर पर पुलिस का पहरा रहता है और वह विश्वविद्यालय में जाता है तो पुलिस के संरक्षण में ही जाता है। कभी नहीं पढ़ा, पर आज तो देख रही हैं। इसका कारण क्या है कि केवल तर्क शक्ति बढ़ती है, केवल बौद्धिक ज्ञान बढ़ता है और साथ में भावात्मक नियंत्रण और भावात्मक संतुलन नहीं होता, इमोशनल संतुलन नहीं होता, तो वहाँ ये स्थिति जरूर बनती है। इसलिए हम चिंतन करें कि हमारी शिक्षा एक सर्वांगीण शिक्षा हो, विद्यार्थी को प्रोत्साहन मिले। एक महत्वपूर्ण कल्पना है, योजना भी है और अनेक क्षेत्रों में हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं इस दिशा में, किंतु साथ साथ यह भी हो कि इस योजना के साथ कोई व्यक्ति जुड़े, वह इस सच्चाई को भी समझे कि मुझे जैसे बौद्धिक विकास करना है, अधिकतम नंबर लेना है, प्रथम आना है, तो साथ साथ नैतिक मूल्यों का भी विकास करना है, अपने चरित्र का विकास करना है और उसमें भी प्रथम बनना है, जिससे कि चाह बढ़ जाएगी। बिहार में और झारखंड में एक प्रयोग चला। झारखंड में भी वह जो भारत सरकार का स्टील प्लांट है, उसके 50 और भी अधिक हो सकते हैं विद्यालय हैं। 2 विद्यालयों में जीवन विज्ञान का पाठ्यक्रम चला, तो फलतः उनके विद्यार्थियों में अनुशासन, विनम्रता, सहिष्णुता आदि भावात्मक गुणों का विकास हुआ। जब आसपास के दूसरे अभिभावकों ने यह देखा, उनकी भी मांग आई कि हमारे यहाँ भी जीवन विज्ञान का पाठ्यक्रम चलना चाहिए, क्योंकि इससे विद्यार्थी का चरित्र बदल रहा है सारा। आज ये स्थिति है कि जहाँ 2 में चलता था, आज सब में 50 में वह जीवन विज्ञान का क्रम चल रहा है। क्योंकि जहाँ जीवन का ज्ञान होता है तो माता पिता को भी आनंद मिलता है। राजस्थान सीकर जिला है, बहुत प्रसिद्ध है। सीकर में ये काम चल रहा था, तो वहाँ के एक शाला का विद्यार्थी ने प्रयोग किया। वह घर पर आया और आकर और अपने पिता से बोला, पिताजी आप सीधे बैठे, नहीं तो जल्दी बूढ़े हो जाए। पिता ने कहा, अरे कहाँ से सीख लिया तूने? अध्यापक से पूछा कि ये बेटा बहुत अच्छी बातें बता रहा है, क्या कर रहे हैं? तो अध्यापक ने कहा, हम आजकल जीवन विज्ञान का शिक्षण दे रहे हैं, उससे इनके चरित्र में परिवर्तन आ रहा है। बीकानेर की घटना हमारे सामने आई कि एक विद्यालय में, बहुत पुरानी बात हो गई, अब जीवन विज्ञान का चला, तो उस विद्यालय की स्थिति यह थी कि छात्र काफ़ी उद्दंड थे। विद्यालय से छूटते ही जाते लड़ाइयाँ शुरू कर देते और उनके लड़ाइयों की शिकायत माता पिताओं तक भी पहुंच जाती। जब जीवन विज्ञान का प्रयोग चला और उनमें नैतिक मूल्यों का अभ्यास कराया गया, ध्यान के प्रयोग कराए गए, तो उनमें परिवर्तन देखा।
माता पिता आए अध्यापकों के पास, पूछे कि आजकल आप क्या पढ़ा रहे हैं? बोले क्यों? कि पहले हमारे लड़के घर पहुंचते उससे पहले उनकी शिकायत हमारे पास आ जाती, आजकल कोई भी शिकायत नहीं आ रही है। तब उन्होंने बताया कि आजकल हम इनको जीवन विज्ञान का अध्ययन करा रहे हैं। आप स्वयं समझें और स्वयं परीक्षण कर लें कि अगर आपके लड़के को लड़की को शील संपन्न रखना है, चरित्रवान रखना है और मृदु व्यवहार, सहनशीलता, विनम्रता, इन गुणों से समन्वित रखना है तो जीवन विज्ञान का प्रयोग करके देखें। 1 वर्ष में पता लग जाएगा कि उनके चरित्र में कितना अंतर आता है। बिना परीक्षण और प्रयोग के तो कुछ पता नहीं चलेगा, किंतु आज की अपेक्षा है, इस पर हमें ध्यान देना है और इस पर विचार करना है। शिक्षा के लोग अब सोचने तो लगे, काफ़ी शिक्षा अधिकारी, एजुकेशन डायरेक्टर या शिक्षा सचिव या पूरा शिक्षा विभाग भी इस बारे में सोच रहा है कि विद्यार्थी के जीवन का निर्माण कैसे हो। केवल बौद्धिक विकास से उसका निर्माण नहीं हो सकता। आज ऐसे छात्रों की ज़रूरत है जिनके चरित्र का विकास हो। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरु